हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस बुक का भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 7। नाम है चैप्टर का गुरुत्वाकर्षण। तो आज जानेंगे कि आखिरकार इस टॉपिक से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी आपके आगामी परीक्षा में बनने की संभावना काफ़ी अधिक है, और ये सभी क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस को प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा, ध्यान से वीडियो को समझिए, सुनिए और अपने नोट्स को तैयार करिए। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज, लिफ्ट में विराम में पड़ी वस्तु के द्रव्यमान को मापने पर उसका भौतिक संतुलन हमको m प्राप्त होता है, और यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, त्वरण करती है, तो हमको क्या होता है, a के साथ क्या करती है, वो त्वरित होती है। अब उस लिफ्ट के अंदर जो वस्तु रखी हुई है उसका वेट क्या होगा, उसका भार क्या होगा। आपको मालूम होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जो पर ध्यान रखना है कि वस्तु का कुल भार हमेशा क्या होता है, आपका mg प्लस ma होता है। मतलब कि ये भार और ये होगा आपका आभासी बल, दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, वस्तु का कुल वेट आएगा। राइट। अब यहाँ पर आपको देखिए m का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया जैसा कि इसमें दिया गया है, और a का मतलब क्या हो गया, आपका हो गया त्वरण। तो यहाँ पे अगर आप m दोनों में कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, g प्लस a। समझ पा रहे हैं आप लोग, m मैंने कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, g प्लस a आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये था इसका सही जवाब, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि वस्तु का कुल भार क्या होता है, mg प्लस ma। तो ये होता है इसका पूरा फॉर्मूला। पेन डाउन करिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लिफ्ट में मनुष्य का मिथ्या भार उसके वास्तविक भार से कम तब होता है जब, कब होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको चारों दिए गए हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके सभी ऑप्शंस को पढ़िए आराम से, और राइट आंसर क्या है हमको बताइए, हमसे शेयर करिएगा। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए सभी ऑप्शंस अगर हम खुद रीड करेंगे तो वीडियो की लेंथ बढ़ सकती है, आपके पास नेट भी कम है, आपके पास पढ़ने का समय भी कम होता है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं तो हर जगह आप लोग अपने आप को मूव करते हैं, कभी रीजनिंग, कभी मैथ, कभी करंट अफेयर्स, कभी जीएस वगैरह। तो यहाँ पे ऑप्शन आप खुद रीड करेंगे तभी हम लोग जल्द से जल्द इस पूरी बुक को कवर करवा पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप याद रखिएगा कि यहाँ पर लिफ्ट से संबंधित आपके 3 नियम देखने को मिलते हैं। पहला नियम होता है कि जब लिफ्ट नियत त्वरण के साथ में ऊपर की ओर जाती है तो वेट क्या होता है, आपका वेट क्या होता है, हमेशा जब ऊपर की ओर जाएगी तो वेट हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। और जब लिफ्ट नियत त्वरण के साथ में नीचे की ओर गतिमान होती है, नीचे की ओर गतिमान होगी तो वेट क्या होगा, आपका कम होगा। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब लिफ्ट नियत वेग से गतिशील होती है तब भार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। एग्जाम में आपसे पूछता है, और ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की विमा क्या होती है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल SC लेखपाल वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और यही क्वेश्चन आपका अजमेर NTPC वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और उसका राइट आंसर हमको सेंड करिए, और उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके लिए आपको सही फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। आपको मालूम है बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका GM1 मल्टीप्लाई M2 अपॉन में R2। तो ये होता है इसका सही फॉर्मूला। इसमें हम लोग वैल्यू को अप्लाई करके फोर्स को काउंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टावर पर खड़े व्यक्ति के पास 2 गोली A और B हैं। वह एक समान समय में गोला या फिर गोली को A को नीचे की ओर तथा B को क्षैतिज दिशा में फेंकता है। मतलब कि इस तरह से फेंकता है, एक को सीधे क्या करा, ड्रॉप करा इसने, और सेकंड गोली को इसने तुरंत इस तरह से क्षैतिज रूप में क्या करा, फेंकता है। तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन सही होगी, ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन से, दोनों गोले या फिर दोनों गोली एक साथ ही क्या होगा, भूमि पर गिरेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चाहे आप ऐसे फेंको, चाहे आप ऐसे फेंको अलग गोली को, आएंगे दोनों सेम समान पर, सेम टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 5, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा एक व्यक्ति एक समान वेग से एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर भी कभी कभी यहाँ पे यूज़ करता है शब्द का।
तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद वह उसी एक समान वेग से दूसरा पत्थर नीचे की ओर गिराता है, और जब वह भू सतह पर पहुंचते हैं तो दोनों पत्थरों की गति का अनुपात क्या होगा। देखिए, अगर दोनों एक साथ पहुंच रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 पे हमने देखा था कि दोनों चीज़ें क्या आएंगी, एक साथ ही ज़मीन पर गिरेंगी, तो उनका जो अनुपात भी होगा स्पीड का, वो भी क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है कि 1:1 के हमको अनुपात बिल्कुल समान दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय कितना होता है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 घंटे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। परिक्रमा कक्ष में स्थापित जो भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं, जो विषुवत के सीध में ऊपर की ओर होता है, और यह एक परिक्रमा पूर्ण करने में 24 घंटे का समय लेता है, जो कि परिभ्रमण समय ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, धरती की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, परिक्रमा कक्ष में स्थापित भू स्थिर उपग्रह जो औसतन समुद्र सतह से लगभग कितना होता है, तो ये होता है आपका 36,000 किलोमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, धरती पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति के कारण क्या होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 9, रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए न्यूनतम प्रक्षेप्य वेग क्या होगा। 5 किलोमीटर पर सेकंड, 6 किलोमीटर पर सेकंड, 11 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर ऑप्शन डी 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है। हमारी आकाशगंगा बहुत बड़ी होती है, ये आपको मालूम होगा, और इसकी जो आकृति होती है वो होती है आपकी कुंडलीकार। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया। न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, फैराडे। क्वेश्चन नंबर 11, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12, परिक्रमा कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता के अनुभव का क्या कारण होता है। देखिए, पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाते ही अंतरिक्ष यान पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिक्रमा कक्ष में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्या होगा, बिल्कुल नगण्य होगा, बिल्कुल जीरो हो जाता है। इसलिए हम अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव करते हैं, और क्या होते हैं, हम लोग अपना आप फ्लोटिंग के रूप में देखते हैं, अपने आप को तैरते हुए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, अंतरिक्ष यात्री द्वारा उपग्रह में चम्मच गिराने पर चम्मच क्या होगा। देखिए, वहाँ पे क्या होता है कि उपग्रह की गति का ये अनुसरण करेगा, ये भी क्या होगा, घूमता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ पर अधिकतम होती है। ऑप्शन से ध्रुवों पर, ठीक है, ये ध्रुव होगा। ऑप्शंस बी विषुवत रेखा पर, भूकेंद्र पर, जमीन पर। क्वेश्चन नंबर 14, राइट आंसर इज ऑप्शन से ध्रुवों पर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा, समान होगा, घटेगा, जीरो हो जाएगा, या फिर बढ़ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 15, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कि पृथ्वी पर वायुमंडल किसके द्वारा बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा, हमेशा जो हमारा वायुमंडल बनता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, कि पानी की 2 बाल्टी को एक साथ प्रत्येक हाथ में एक एक उठाना ज़्यादा हमारे लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। केवल एक हाथ से एक को उठाने की अपेक्षा अधिक सहज होता है या आसान होता है। इसका कारण क्या होता है। देखिए, अगर कभी भी अगर हम लोग एक बाल्टी को उठाते हैं अपने एक हाथ से, तो क्या होता है कि बैलेंस बनाने की हमको दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों हाथों पर एक एक बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये ईजी होता है। काम हम ज़्यादा कर रहे हैं, बाल्टी हम ज़्यादा उठा रहे हैं,
तो लेकिन ये भी क्या होता है, हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि शरीर के अंदर से गुरुत्वाकर्षण केंद्र का गुजरना हमारे बैलेंस को क्या करता है, बिल्कुल अच्छे से बनाए रखता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने कि सतत वैश्विक प्रसारण के लिए भू स्थिर उपग्रह की न्यूनतम कितनी संख्या की आवश्यकता होगी। देखिए, भू स्थिर कक्षा में स्थापित उपग्रह पूरी पृथ्वी को आच्छादित करते हैं, इसलिए विश्व के किसी भी क्षेत्र से उत्पन्न कोई भी संचरण पृथ्वी पर संचारित हो जाता है। और इसके लिए जो हमें आवश्यकता होगी न्यूनतम संख्या की, वो संख्या आपकी होगी 3। और ये क्वेश्चन दिखने में काफ़ी अटपटा है, चटपटा कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपका एसएससी एमटीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये आपका यूपी ट्रिपल लेखपाल, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, सीजीएल और साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी अजमेर में, ठीक है, महेंद्र घाट में और जम्मू और कश्मीर वाले एग्जाम में ये पूछा गया था। अब इसको आप प्लीज़ जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जब हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस कंडीशंस पर तो जो जी का मान होगा वो हमेशा क्या होता है, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा, कहाँ पर। उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, सतह पर। और राइट आंसर होगा ऑप्शन से उत्तरी ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 21, एक कृत्रिम उपग्रह में व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण आकर्षण बल कैसा होता है। उस स्थान पर 0 होगा, चंद्रमा के कारण आकर्षण बल संतुलित होगा, या फिर ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल समान होगा, या फिर ऑप्शन डी विशिष्ट बनावट के कारण उपग्रह पर प्रभावी होगा। 21 का राइट आंसर इज ऑप्शन से उस स्थान पर क्या होता है, हमेशा आकर्षण बल क्या होता है, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विराम में पड़े लिफ्ट में किसी वस्तु का द्रव्यमान m है। यदि लिफ्ट ए त्वरण के साथ में ऊपर की ओर जाती है तो उसका द्रव्यमान किस प्रकार मापा जाएगा। 22 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, एक वस्तु का भार डैश मतलब कि रिक्त स्थान दिया गया है, केंद्र के सापेक्ष कार्य करता है। इस रिक्त स्थान पर क्या आएगी, गुरुत्व आएगा, इसमें द्रव्यमान आएगा, इसमें ए और बी दोनों आएगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिक्त स्थान हमको यहाँ पर फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 23, राइट आंसर इज ऑप्शन से गुरुत्व। क्वेश्चन नंबर 24 इज निर्धारित दूरी पर रखी वस्तु एवं आकर्षण बल का अनुभव करती है। यदि उसके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा। देखिए, इस कंडीशंस में आपको मालूम होगा फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको मालूम होगा, बिल्कुल क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ए अपन में बी था तो बी अपन में ए हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका फॉर्मूला ये होता है कि पूछा गया कि बल कितना गुना हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल में क्या होता है आपका 1 में आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर को क्या करा, इसने आर को कर दिया डबल, 2r कर दिया, तो यहाँ पे आपका आएगा 2r का स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर अगर हम करेंगे, 2r का स्क्वायर अगर मैं करा, दो दिन कितना आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ पर 1/4 होगा। व्युत्क्रमानुपाती मैंने कहा था स्टार्टिंग में, तो 4 का क्या हो जाएगा, ये 1 में क्या था, 1 में आर का स्क्वायर था, फोर्स का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर, आर कितना हो गया, दुगना हो गया, तो 2r का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 2 दूनी 4 आ जाएगा ना। तो 1/4 कहाँ दिख गया आपको, डी में दिख गया। सिंपल ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25, लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब, कब होगा। दोस्तों, त्वरण के साथ में लिफ्ट नीचे जा रही हो तब ऐसा होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। देखिए, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, सिंपल सी बात है, अभी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर शायद 21 था वो। तो ये है आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, वायुमंडल संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 28, एक बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होता है किस नाम से उसको पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये पुकारा जाता है उसका द्रव्यमान केंद्र के नाम से। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में गुरुत्व के नहीं होने पर द्रव के लिए क्या नहीं होगा।
उसकी सैन्यता, पृष्ठीय तनाव, दबाव या फिर ऊपरगामी बल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, एक वस्तु का भार महत्तम होता है कब? देखिए पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर बाहर की ओर क्या होती है, हमेशा उभरी हुई होती है, ये हमको मालूम है। तो इसका राइट आंसर होगा हमेशा ऑप्शन डी, ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक रूप से समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या होता है? देखिए ज्वार भाटा का कारण होता है कि चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का सम्मिलित प्रभाव जब होता है तब बनता है हमारा क्या, ज्वार भाटा। तो यहाँ पे हम इसका सही आंसर लगाएंगे कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर प्रभाव। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वीय बल होता है वो क्या होता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्या होगा यदि एक वस्तु को वायवीय प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से ड्रॉप किया जाए या फिर गिराया जाए? गति बढ़ेगी उसकी, त्वरण बढ़ेगा, त्वरण घटेगा या फिर गति बढ़ेगी? क्वेश्चन नंबर 32, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इसकी गति हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की सतह से दूरी 2r पर गुरुत्वीय त्वरण g का कारण त्वरण का मान क्या होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या अगर r होगी? आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर दूरी का मतलब क्या है आपका, r से, और r कितना दिया गया हमको यहाँ पर 2। तो ये करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो फॉर्मूला होगा F इक्वल में Gm/में 2r²। ठीक है, तो आपको मालूम होगा r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 दे रखी है। ठीक है, दुगना हो गया तो यहाँ पर अगेन आपका क्या आ जाएगा, 2r², दो दूनी 4। तो नीचे वाली कंडीशंस में आपका 4 आएगा। एक बात तो साफ है, अगर नीचे वाली कंडीशंस में आपका 4 आ रहा है तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस कहाँ मिल गया, ऑप्शन बी में। तो ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ गए आराम आराम से तो बहुत समय आपका कंज्यूम होगा, और एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता आपके पास में, है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 नंबर, यदि एक वस्तु 1 सेकेंड में मुक्त रूप से एक निश्चित ऊंचाई से गिरते हुए सतह पर पहुंचती है तो इसका वेग सतह पर क्या होगा? सो राइट आंसर इसका दोस्तों क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होती है पता है आपको, सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। राइट आंसर इज ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसके लिए देखिए वेग सूत्र जो हमारा होता है वो होता है आपका v इक्वल में u+gt। ठीक है, u+gt। तो यहाँ पर v का मतलब क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। ठीक है, u का मतलब क्या हो गया, हमारा प्रारंभिक वेग हो गया, और प्रारंभिक वेग कितना है हमारा, यहाँ पर 0 होगा इस कंडीशंस में। ठीक है, और टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया हमको यहाँ पर कितना, 1 सेकेंड। ठीक है, टी का मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया। तो बस वैल्यू फिल कर दीजिए और कैलकुलेशंस आपकी आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। और इसके साथ में कुछ बातें आपको और बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा कि जी का मान भूमध्य रेखा पर कितना होता है और ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है, ये दोनों ही फिगर आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में मुझको बतानी थी बट मेरे को बता नहीं पाया। ठीक है, थोड़ा सा स्किप हो गया। देखिए जी का मान भूमध्य रेखा पर 9.77 मीटर सेंटीमीटर सेकंड होता है, और उसके अलावा जो आपका ध्रुवों पर जी का मान होता है ये कितना होता है आपका, ये होता है 9.87। एग्जाम में आपसे पूछता है कि जी का मान भूमध्य रेखा पर कितना होता है, तो बच्चे 9.87 पर टिक मार के आते हैं, जबकि भूमध्य रेखा पर 9.77 होता है। दोनों ही फिगर को याद कर लीजिएगा। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।